Good morning everyone. Welcome back in our online classes. Class 4th, subject science, chapter number 9. Chapter number 9 is soil science. So today we will start on new chapter, chapter number 9, soil science. So let's start soil science. So on the page number 9, book activity 9.1 and page number 33, as you can see the figure, image 1, image 2, image 3, image 4. Observe figure 1 and describe each image. आपको क्या करना है, आपको ये इमेजेस को ऑब्जर्व करना है और ऑब्जर्व करके यहाँ पर आपको स्पेस दे रखा है, यहाँ आपको राइट करना है. फॉर एग्जाम्पल जैसे आप इस इमेज में देख रहे हैं, तो आप इस इमेज में क्या देख रहे हैं, डॉग्स प्लेइंग इन द मड. ये हमें दिख रहा है ना, डॉग्स प्लेइंग इन द मड. एंड सेकेंड इज मेकिंग पॉट्स बन रहे हैं. इमेज 3 इज ए चाइल्ड प्लांटिंग ए सैपलिंग, है ना, यहाँ प्लांटेशन हो रहा है. फोर्थ इज फार्मर प्लोइंग द लैंड. तो इस तरीके से जो भी आपको यहाँ पिक्चर्स में दिखाई दे रहा है उसको आपको यहाँ राइट करना है. ओके. व्हाट इज़ कॉमनली यूज्ड इन ऑल द इमेजेस. इन चारों इमेजेस में कॉमनली क्या यूज़ है, कॉमनली क्या यूज़ हो रहा है, किस चीज़ का कॉमनली यूज़ हो रहा है, ये आपको देखना है. सो अकॉर्डिंग टू मी पीपल एंड सोइल, मड एंड वी कैन से ए लिविंग थिंग. हम लिविंग थिंग भी कह सकते हैं कि भाई इन चारों इमेजेस में जो है लिविंग थिंग कॉमनली यूज में आ रही है. After this, soil forms an important part of our natural environment. As we know, soil जो है हमारे environment का, प्राकृतिक वातावरण का, नेचुरल environment का क्या है, एक important part है. क्या है, एक important part है. Similar to air and water, soil supports life on the earth. जिस तरह से हमने एयर, उसकी इम्पॉर्टेंस पढ़ी, हमने वाटर की इम्पॉर्टेंस पढ़ी, इसी तरीके से जो सॉइल है वो भी नेचुरल है और उसकी भी इम्पॉर्टेंस हमें इस चैप्टर में पढ़ना है. इस तरह से एयर, वाटर और सॉइल जो है हमें हमारी लाइफ को यहाँ सर्वाइव करने में अर्थ पर क्या करते हैं, पॉसिबल बनाते हैं. लिविंग थिंग यूज सॉइल फॉर डिफरेंट पर्पसेस. और इसी तरह से जो एक तरह से नीड है एयर और वाटर की लिविंग थिंग्स को, उसी तरह से सॉइल की भी नीड है लिविंग थिंग्स को, क्योंकि बहुत सारे लिविंग थिंग्स का जो नीड्स है वो सॉइल से ही पूरी होती है. फॉर एग्जांपल इंसेक्ट्स, वर्म्स, मैनी लिविंग थिंग्स जो हैं क्या करती हैं, सॉइल में रहती हैं. इंसेक्ट्स हुए, वर्म्स हुए. तो इस तरीके से जो सॉइल है वो भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. सो लिविंग थिंग यूज सॉइल फॉर डिफरेंट पर्पसेस. इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो लिविंग थिंग है वो भी क्या करती है, सॉइल को डिफरेंट पर्पसेस से यूज़ करती है या डिफरेंट पर्पसेस से अपने काम में लेती है. सो लेट अस लर्न अबाउट द सॉइल एंड इट्स फॉर्मेशन एंड कंजर्वेशन. तो हम आज इसके टाइप के बारे में पढ़ेंगे, सॉइल का क्या टाइप है, इसके फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे और इसके कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे. ओके. सो वेयर इज सॉइल फाउंड. सॉइल कहाँ मिलती है, लेट्स सी. सॉइल इज द लूज मटेरियल दैट इज फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. सॉइल जो है एक तरह से लूज मटेरियल है जो कि कहाँ मिलता है, अर्थ की सरफेस पर मिलता है. व्हाट इज सॉइल फाउंड. सॉइल इज द लूज मटेरियल दैट इज फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. It is home to many living things such as insects, worms. तो ये जो सॉइल है ये कई लिविंग थिंग का होम है एक तरह से. जैसे इंसेक्ट हो गए, वर्म्स हो गए, ये इनका क्या है, एक तरह से होम है. एंड प्लांट्स ग्रो इन द सॉइल. जो प्लांट्स है कहाँ ग्रो होते हैं, प्लांट्स सॉइल में ग्रो होते हैं. ह्यूमन्स यूज सॉइल टू ग्रो crops and build houses.
तो जिस तरह से प्लांटेशन के लिए सॉइल की हमने इम्पॉर्टेंस पढ़ी है कि सॉइल प्लांटेशन के लिए, प्लांट्स ग्रोइंग के लिए, एक नया फ्रूट बनाने के लिए, फ्लावर के लिए, मतलब पूरे प्लांट का पूरा लाइफ साइकिल करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एयर, वाटर, सनलाइट के साथ साथ क्या है, सॉइल भी है, क्योंकि बेटा सॉइल में ही तो प्लांट को ग्रो होना है। तो इस तरीके से लिविंग थिंग्स के लिए सॉइल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लिविंग थिंग्स के लिए सॉइल का एक बहुत बड़ा रोल है। एंड ह्यूमन यूज सॉइल टू ग्रो क्रॉप्स एंड बिल्ड हाउसेस। मतलब देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, हम एयर और वाटर के बिना नहीं रह सकते, लेकिन एक कॉमन आंसर कोई एक स्टूडेंट या कोई छोटा बच्चा ये कह सकता है कि नहीं, हम पानी और हवा के बिना तो नहीं रह सकते, एयर और वाटर के बिना, लेकिन हम सॉइल के बिना रह सकते हैं। बट क्या ये पॉसिबल है? माना कि सॉइल हमारी एक ऐसी ज़रूरत नहीं है कि हमें उसके बिना दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? क्या हम क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं विदाउट सॉइल? क्या हमें जो फूड मिलता है क्रॉप से ही तो मिलता है, हमें जो वीट मिलता है, हमें जो वेजिटेबल्स मिलती हैं, हमें जो पल्सेस मिलती हैं, वो सब क्रॉप्स ही तो हैं, क्रॉप्स से ही तो मिल रहा है। बिल्ड हाउसेस, जो हम हाउसेस बनाते हैं, हम हमारे घर बनाते हैं, वो कहाँ बनाते हैं? सॉइल पर तो बनाते हैं। तो एक तरह से ये एक बहुत बड़ा सॉइल का रोल है हमारी लाइफ में, इसकी बहुत इम्पॉर्टेंस है। Soil is also found at the bottom of ponds, rivers, seas and ocean. Soil जो है कहाँ भी मिलती है? पॉन्ड्स के बॉटम में भी मिलती है, रिवर में मिलती है, सीज में एंड ओशियंस में, इनमें सॉइल पाई जाती है। इनका जो बॉटम होता है ना, बॉटम की बात कर रही हूँ, जो बॉटम होता है बॉटम में सॉइल पाई जाती है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो सॉइल जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नाउ वी रीड हाउ इज सॉइल फॉर्म्ड, कि जो सॉइल है वो कैसे फॉर्म होती है, ये भी हमें पता होना चाहिए। So rocks present on earth are constantly exposed to different weather conditions, yes, such as rain, wind, snow, sunlight. क्या होता है देखिए, आपने सॉइल इरोजन तो पढ़ा ही होगा। हाँ, इससे पहले वाली क्लास में, थर्ड क्लास में अपन ने सॉइल इरोजन तो पढ़ा ही होगा, और नहीं पढ़ा हो सॉइल इरोजन तो मैं आपको एक बार रिमाइंड करवा देती हूँ। सॉइल इरोजन में क्या होता है बेटा, जो टॉप मोस्ट लेयर होती है सॉइल की, वो एक्सपोज हो जाती है, वो क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है ड्यू टू वेदर कंडीशन सच एज रैन, विंड, एयर, स्नो, सनलाइट। यानी जो फर्स्ट लेयर है टॉप सॉइल की, जो टॉप सॉइल है, जो सॉइल की फर्स्ट लेयर है, वो क्या कर जाती है, ख़राब हो जाती है। जैसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस चली जाती है, या तो बह के चल जाती है, फ्लोइंग में चले जाती है, या विंड से चली जाती है। तो इस तरीके से सॉइल का क्या हो जाता है, इरोजन हो जाता है। तो हम उसे क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन। नाउ अब देखिए आप यहाँ ये सॉइल की फॉर्मेशन कैसे बता रहे हैं। रॉक्स प्रेजेंट ऑन अर्थ, रॉक्स जो कि कहाँ प्रेजेंट है, अर्थ पर प्रेजेंट है, आर कॉन्स्टेंटली एक्सपोज्ड टू डिफरेंट वेदर कंडीशंस। कॉन्स्टेंटली क्या होती है, डिफरेंट वेदर कंडीशन की वजह से एक्सपोज्ड हो जाती है। जैसे कैसे एक्सपोज्ड होती है, सच एज रेन, बारिश से, बहुत तेज़ बरसात से, विंड से जब ओले गिरते हैं, स्नोफॉल होता है उससे, सनलाइट से, बहुत ज़्यादा तेज़ लाइट होती है तो वो एक्सपोज हो जाती है। अब देखिए, this cause changes in rocks slowly over time which break them into smaller stones and sand. अब इसकी वजह से जो सबसे बड़ा चेंज आता है, वो क्या चेंज आता है, जो रॉक्स होती है ना, वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाती हैं, स्मॉलर पीसेस में टूट जाती हैं, जैसे स्टोन और सैंड के रूप में वो आ जाती हैं। किससे ब्रेक हो जाती हैं, स्टोन और सैंड में। एंड द प्रोसेस बाय विच रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू पार्टिकल्स, अंडरलाइन दीज लाइन, इस लाइन को अंडरलाइन करना है। द प्रोसेस which rocks are broken down into particles, smaller pieces, is known as weathering.
इसको आपको अंडरलाइन करना है, इस डेफिनेशन को आपने लर्न करना है। ओके, यानी क्या हुआ, वो प्रोसेस जिससे कि रॉक्स जो हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट रही हैं, रॉक्स जो हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट रही हैं, और उसे हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं वेदरिंग। क्या कहते हैं, वेदरिंग। सो वेदरिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द सॉइल फॉर्मेशन, और जो वेदरिंग है वो सॉइल फॉर्मेशन का फर्स्ट स्टेप है। गॉट इट? द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज डिस्क्राइब्ड इन फिगर 2. Okay, so thousands of years ago land on earth was made up of only rocks. यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ हम फॉर्मेशन ऑफ सॉइल पढ़ रहे हैं। thousands of years ago land on earth was made up of only rocks. अगर हम बहुत पहले की बात करें, हम हज़ारों साल पहले की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो लैंड है, हमारे जो अर्थ का लैंड था, वो सिर्फ किससे मिलकर बना था, वो सिर्फ रॉक्स से मिलकर बना था। किससे मिलकर बना था, रॉक्स से मिलकर बना था। यू कैन सी जो हमारा अर्थ थी बिफोर 1000 years ago, वो किससे मिलकर बनी थी, वो बनी थी रॉक्स से मिलकर। These rocks were exposed to different weather conditions such as sunlight, rain, snow, wind. लेकिन क्या होता रहा, वेदर कंडीशंस आती रही, जैसे वेदर कंडीशंस के थ्रू ये जो लेयर्स थी सॉइल की, ये एक्सपोज होती रही फ्रॉम डिफरेंट वेदर कंडीशंस सच इज सनलाइट, रेन, स्नो, विंड। इस तरह से वेदर कंडीशंस आती रही, और ये क्या करती रही, ये एक्सपोज करती रही किसको, सॉइल को और उसकी लेयर को। कौन कौन सी वेदर कंडीशंस, सनलाइट हुई, रेन हुई, स्नो हुआ, विंड हुआ। सो दिस एक्सपोजर कॉज्ड द सरफेस ऑफ द रॉक्स टू क्रेक। तो ये जो एक्सपोज हुआ ना, इस एक्सपोज का कारण क्या था, ये एक्सपोज हुआ, जैसे ही ये एक्सपोज हुआ तो जो रॉक्स थे उनके बीच में क्या आ गई, क्रैक्स आ गई, दरारें आ गई। किस एक्सपोज की वजह से, ड्यू टू सनलाइट, ड्यू टू रेन, ड्यू टू स्नो, ड्यू टू विंड। क्योंकि जब ऐसा होता है तो ऑब्वियसली रॉक्स में क्रैक्स आती हैं, और जैसे ही रॉक्स में क्रैक्स आई, द रेन वाटर और आइस कलेक्टेड इनटू दिस क्रेक्स। तो जो रेन वाटर था, जो आइस था, वो क्या हो गया, इन क्रेक्स में कलेक्ट हो गया, जमा हो गया, एंड दिस कॉज्ड द क्रेक्स टू वाइडन। और इसकी वजह से ये जो क्रेक्स थी क्या हो गई, वाइडन हो गई, बहुत ज़्यादा चौड़ी हो गई। एंड एज विंड मूव्ड दिस रॉक्स, जिस तरह से इन दरारों में विंड मूव होती रही, पत्थरों की जो दरारें थी उनमें विंड मूव हुई, दे कोलाइडेड एंड ब्रोक इनटू स्मॉलर रॉक्स स्टोन्स। So I'm repeating, they collided and broke into smaller rocks and stones. जब रेन वाटर और आइस उन क्रेक्स में जमा हुआ, कलेक्ट हुआ, दिस कोज्ड द क्रेक्स टू वाइडन, जिसकी वजह से क्या हुई, ये जो क्रेक्स हैं और भी ज़्यादा चौड़ी हो गई, वाइडन हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि उनके बीच में आइस और स्नो ने क्या कर, आइस, स्नो और रेन वाटर ने जगह कर ली। एंड एज विंड मूव्ड दिस रॉक्स, और जिस तरह से विंड ने इन क्रैक्स में, इन रॉक्स में क्या किया, मूव किया, दी कोलाइडेड, ये आपस में टकरा गई, एंड ब्रोक इनटू स्मॉलर रॉक्स एंड स्टोन्स, और ये किस में ब्रेक हो गई, ये स्मॉलर पीसेस में रॉक्स और स्टोन्स के चेंज हो गई। So these rocks and stones were continuously exposed to different weather conditions. They were broken down into smaller and finer bits and forming soil. तो ये जो रॉक्स थी, ये जो स्टोन्स थी, वो कंटिन्यूसली एक्सपोज होती रहीं डिफरेंट वेदर कंडीशन से, एंड दे वर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर, और ये छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होती रहीं,
टूटती रही एंड फाइनर बिट्स एंड फॉर्मिंग सॉइल, छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे बिट्स में, स्मॉलर पीसेस में ये टूटती रही और इन्होंने क्या बना लिया, सॉइल का। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि सॉइल का फॉर्मेशन होता है। ओके स्टूडेंट्स, सॉइल का जो फॉर्मेशन है वो इम्पॉर्टेंट है। आपका इसमें क्वेश्चन भी बनेगा सॉइल फॉर्मेशन का, इसलिए आप इजीली आपके यहाँ बहुत अच्छा सा पिक्चराइज हो रखा है। देखिए, अगर आप इसको थ्योरी को नहीं पढ़ते हैं और अगर आप इसको आपने वीडियो से अच्छी तरह समझ लिया और फिर आप इस पिक्चराइज को देखते हैं तो आप खुद अपनी लैंग्वेज में बनाकर ये बहुत अच्छे से राइट कर सकते हैं, क्योंकि वैसे ये लैंग्वेज भी बहुत ईजी है। आफ्टर दिस here is a activity 9.2. As you know, rocks are often called the parent material of soil. Explain. तो इनका कहने का मतलब ये है कि जो रॉक्स हैं उनको हम पेरेंट मटेरियल कह सकते हैं सॉइल का। वो कैसे? क्यों? क्योंकि जो सॉइल है वो किससे बन रही है, वो रॉक से बन रही है। ओके, रॉक्स को हम सॉइल का पेरेंट मटेरियल कह सकते हैं, लेकिन हम कैसे कह सकते हैं ये आपको बताना पड़ेगा। मैं आपको समझा देती हूँ शॉर्टली। क्योंकि जो सॉइल फॉर्मेशन है वो किससे हो रही है, रॉक्स से हो रही है। ओके, ये जो हमने सॉइल फॉर्मेशन पढ़ा है ना, उसी में से इसका आंसर है। इसको आप फिल करेंगे, ये आपका होमवर्क है, इट इज़ योर होमवर्क। ये हमने पढ़ लिया जो सॉइल फॉर्मेशन है, सॉइल फॉर्मेशन में से ही इसका आंसर बनेगा। मैं आपको समझा देती हूँ। बिकॉज जस्ट एज यंग वंस कम फ्रॉम पेरेंट, सॉइल कम्स फ्रॉम रॉक्स and that get broken down into smaller pieces by the process of weathering. Hence rocks are called the parent material of soil. इस आंसर को हम इस तरह से यहाँ राइट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी। तो इस आंसर को आप भी जो है कोशिश कीजिए अपनी लैंग्वेज में कि आप और कोई कनेक्शन दे सकते हैं इस आंसर का, और कोई आंसर दे सकते हैं इस क्वेश्चन का कि रॉक्स जो है, हम रॉक्स को सॉइल का पेरेंट मटेरियल कैसे कह सकते हैं। यहाँ लिखें आप, आई एम रिपीटिंग, जस्ट एज यंग वंस कम फ्रॉम पेरेंट, सॉइल कम्स फ्रॉम रॉक दैट गेट ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस by the process of weathering. So hence rocks are called the parent material of soil. So the process of soil formation occurs over a period of time. जो soil formation का जो process है वो एक time period का होता है। Soil is formed in layers. Soil जो है form होती है layers में। As soil forms, जैसे ही soil form होती है, बनती है, the heavier rocks settle at the bottom. तो जो heavier rocks होते हैं, जो बड़े particles होते हैं, वो क्या होते हैं, bottom में settled हो जाते हैं, and while lighter particles remain on the surface. और जो lighter particles होते हैं वो surface पे ही रह जाते हैं। ओके, तो इसके बाद का जो चैप्टर में है मटेरियल वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास, सो प्लीज़ learn and see this video carefully. After this we will meet in our next class. Be happy. Thank you.